नमस्कार, लाख टकी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टकी की बात में सबसे पहले बात करेंगे। दिल्ली में सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। कैबिनेट विस्तार पर बातचीत होने पर चर्चा है। उसके बाद आपको बताएंगे, कल सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें 2027 के आध्यात्म और विकास के एजेंडे को धार देने की कोशिश की है। और फिर आपको बताएंगे कि बिहार के दंगल में कैसे सीएम योगी के तूफानी प्रचार के बाद अब छठ पर्व के बाद अखिलेश यादव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। और साथ ही बात होगी अखिलेश के पीडीए के खिलाफ। मायावती ने मुस्लिमों और दलितों को लेकर प्लान बनाया। 1 नवंबर को लखनऊ में पिछड़ों की बैठक बुलाई गई है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी अलग अलग भेंट की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी कैबिनेट के संभावित विस्तार और संगठन में फेरबदल पर चर्चा हुई है। ये बैठकें ऐसे समय में हुई जब राज्य सरकार आगामी बड़े इवेंट जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन और राम मंदिर ध्वजा स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है। इसके लिए सीएम योगी ने शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित भी किया है। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में राज्य के शासन, आगामी चुनावों की रणनीति और संगठन को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत करने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, विकास कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक दक्षता की समीक्षा की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद यूपी कैबिनेट विस्तार की चर्चा फिर से तेज हो गई है। यूपी कैबिनेट में 7 पद खाली हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने कल पीएम मोदी से लगभग घंटे भर से ज्यादा वक्त तक मुलाकात की थी और आज गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है, जिसका मकसद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के पीडीए की कार्ड ढूंढना है। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 7 पद अभी भी खाली हैं। यूपी में नवंबर में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दिल्ली में सीएम योगी ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की। आज वो जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलने के लिए पहुंचे। सीएम योगी ने पीएम मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा यूपी के कई अहम मुद्दों को लेकर भी बातचीत की गई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के यूपी में कई दौरे होंगे, जहां पर वो 2027 के एजेंडे को धार दे सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी संगठन में प्रस्तावित बदलाव और मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी यूपी में आगामी कई आयोजनों में मौजूद रह के यूपी के सियासी पारे को बढ़ाएंगे। सीएम योगी के यूपी में विकास के एजेंडे के सहारे बीजेपी अयोध्या से आध्यात्मिक, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे पर विपक्ष को चित करने में जुटी है। योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है, यह एक डबल इंजन की सरकार देश को और प्रदेश को द्रुत गति से आगे ले जा रही है। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य और अपराध से ग्रसित राज्य माना जाता था, आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण वह जो है एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। सीएम योगी ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे की मुलाकात में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन और 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने का आमंत्रण दिया। वहीं लखनऊ में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए भी आमंत्रित किया। राजनीति के जानकार 2027 के चुनावों के लिए इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति मान रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं, विकास की योजनाएं हैं, इनके मार्फत सरकार में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये साबित करेगी, पब्लिक के बीच ये कहेगी कि नहीं, हमने विकास भी किया है और जो अयोध्या में हिंदुत्व का मुद्दा है
उसके लिए कहे कि नहीं, हमने अपनी जो हिंदुत्व की का जो विषय है, विकास और हिंदुत्व दोनों को लेकर ही हम काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी को विकसित यूपी 2047 के विजन से अवगत कराया, जिसमें यूपी की 8 साल की विकास यात्रा के बारे में सीएम योगी ने पीएम मोदी को बताया। पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हैं। यानी कि विकास के एजेंडे और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई में गंगा खादर कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थल पर पहुंचे। यहां पर पहुंचते ही उन्होंने गंगा के तट पर पूजन किया, जिसके बाद अस्थायी पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक की और इसमें सीएम योगी ने कहा, पश्चिमी यूपी के अति महत्वपूर्ण पौराणिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर उन्होंने बात की है। किसी भी तरह की कोई खामी ना हो, मेले की पौराणिकता को बरकरार रखते हुए श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं से विनम्रता से पेश आने, कड़ी सुरक्षा बनाए रहने की हिदायत दी। सीएम योगी ने हवाई निरीक्षण भी किया। गंगा कार्तिक मेले को यूपी सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सांस्कृतिक मेले में किसी भी तरह के अश्लील गाने या कार्यक्रम नहीं होने चाहिए जो मेले की गरिमा को धूमिल करे। होना चाहिए। पौराणिक मेला होने के नाते सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो उसमें कोई भी अश्लील गीत और गाने ना बजाए जाए, बल्कि दोनों ओर संस्कृति विभाग से अच्छी टीमें मंगवा करके और लोक कलाकारों को, लोक गायकों को और लोक कला को हम उसके माध्यम से मंचन दें। और सबसे अच्छा है रामलीला, कृष्ण लीला पर आधारित मंचन हो या यहाँ की लोक परंपरा, लोक गाथाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे तो और अच्छा हो सकता है। इसके बारे में हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। गायन वादन भी लोक परंपरा से जुड़े हुए होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिहार चुनाव का सियासी दंगल अब तेज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव प्रचार में सभाएं कर चुके हैं। योगी की रैली में भारी भीड़ जुटी थी, जिसमें सीएम योगी ने यूपी मॉडल और बुलडोजर की चर्चा भी की थी। वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी छठ पर्व के बाद बिहार के चुनावी प्रचार में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अखिलेश की बिहार के चुनाव में एंट्री से इंडी गठबंधन को कितनी ताकत मिलेगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हमेशा रहते हैं। बीजेपी के सियासी दंगल में भी सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है। हालांकि कई जिलों में सीएम योगी प्रचार भी कर चुके हैं। वहीं अब अखिलेश यादव भी छठ पर्व के बाद में महागठबंधन के लिए बिहार में प्रचार करने के लिए उतरेंगे। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा। अब वो दूसरों के प्रचार प्रसार के लिए बिहार जा रहे हैं। वो उस कांग्रेस के प्रचार के लिए बिहार जाएंगे जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूछा था कि कौन अखिलेश। अखिलेश के साथ डिम्पल यादव का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। उनका कहना है कि बिहार में चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो पूरे देश के आशाजनक होंगे। गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और आप देखेंगे कि जब परिणाम आएंगे तो बहुत ही आशाजनक परिणाम होंगे और पूरे देश के लिए मैं समझती हूँ आशाजनक परिणाम आने वाले हैं। अगर वहाँ पे बुलाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के रूप में स्टार प्रचारक के रूप में हम जाएंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बिहार चुनाव में अखिलेश यादव का इस्तेमाल महागठबंधन उन इलाकों में करना चाहेगा जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है। बिहार के जिलों का भी आपस में रोटी बेटी का रिश्ता है, तो वो चुनावी समीकरणों में कई मायने में फायदा करता है। तो अखिलेश यादव उसी समीकरण के तहत अपनी यात्रा कर रहे हैं और ये गठबंधन को मजबूती देने का भी एक प्रयास है। यूपी से सटे बिहार के जिलों में अखिलेश यादव प्रचार करते नजर आएंगे, क्योंकि बिहार का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कई मायनों में यूपी से मिलता जुलता है।
पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन उनके वहां जाने से मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन की वहां पे जीत होगी, इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कांग्रेस से एसपी को मदद की जरूरत पड़ेगी। तेजस्वी जी और अखिलेश जी वहां पर जा रहे हैं, राहुल जी वहां पर हैं, तो वो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एक मजबूत लड़ाई वहां पर लड़ रहा है। और इस बार ये जो सरकार है जो बेईमानी से चुनाव जीतती है उसका भांडा फूट चुका है और वो बदली जाएगी। अखिलेश यादव बिहार में भी मदद का फॉर्मूला तय कर रहे हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त ले सके। इस ट्रम्प कार्ड के जरिए से समाजवादी पार्टी इसका कितना लाभ ले सकती है और महागठबंधन को इसका लाभ 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना मिल सकता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। सवाल यह है कि क्या मायावती को समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट का तरीका मिल गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दलितों के बाद अब पिछड़ों पर बीएसपी की नजर है। इसी वजह से 1 नवंबर को लखनऊ में पिछड़ों की बैठक बुलाई गई है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का भी गठन कर दिया है। बीएसपी के इस कदम को राजनीतिक जानकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट के तौर पर देख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब समाजवादी पार्टी की कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में है। बीएसपी 1 नवंबर को ओबीसी समाज की बैठक करने वाली है। मायावती ने कुछ दिन पहले ही मुस्लिम भाईचारा कमेटी का पुनर्गठन किया। अब पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी के प्रभारी बीएसपी की बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने आगे की रणनीतियां तैयार की हैं। इसके तहत ही अब मुस्लिम भाईचारा कमेटी उनका भी फिर से गठन कर दिया गया है और अब 1 नवंबर को पिछड़े वर्गों के पदाधिकारियों और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तो जाहिर सी बात है दलितों के साथ अल्पसंख्यक और पिछड़े इन पर अब फोकस कर रही है बसपा। यूपी में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। इसमें एसपी के कोर यादव वोटर करीब 8% है। कुर्मी, निषाद और राजभर के नाम से क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग दलों में वोट बटोरते हैं। बाकी 30% ओबीसी समाज बिखरा हुआ है। मायावती की इसी वोट बैंक पर नजर है। वहीं एसपी का कहना है कि सामाजिक न्याय के लिए अगर बीएसपी कोशिश कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और कोई भी पार्टी अपना कार्यक्रम करती है, अपने को लोगों के बीच में सबको ले जाना चाहिए। लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। वो भी समाज में के लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। मायावती ने एक तरफ जहां शमसुद्दीन राइनी को पार्टी से निकाला तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरे सरवर मलिक को फौरन उनकी जगह पर जिम्मेदारी सौंप दी। बीएसपी के पुराने नेता और मायावती के विश्वास पात्र मुनकाद अली की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई। मायावती गठबंधन में कई फेरबदल करने के साथ साथ इस बात का संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि पार्टी में पिछड़े दलितों के साथ साथ मुस्लिम की जगह काफी बेहतर की जा रही है। कि जिस तरह समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के मुद्दे पर काम कर रही थी, उसके काट के लिए बहुजन समाज पार्टी 1 नवंबर को एक बड़ी बैठक कर रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव दलित वोटों पर अपना दावा ठोकते हैं, उसके उलट बहुजन समाज पार्टी उल्टा अब पीडीए के वोटों पर दावा ठोकेगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुरादाबाद मदरसा घटना पर नाराजगी जताते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मदरसे और बुर्का पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ठाकुर रघुराज सिंह ने आरोप लगाया कि मदरसे और बुर्का की आड़ में हर गलत काम होते हैं। वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगने वालों को दैत्यों का वंशज बताया है। मंत्री जी, मदरसा का एक मामला आया है मुरादाबाद का कि वहां पे छोटी बच्ची जो अपने अभिभावकों के साथ एडमिशन के लिए गई और वहां उससे वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगा गया। इस रवैये को आप किस तरीके से देखते हैं? इतनी दुखद घटना है ये कि शर्मसार करने वाली। देवी देवताओं के देश में वर्जिनिटी की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। ये दैत्यों के वंशज हैं। मूल ये जो है इनके मूल में जो है दैत्य वंशज हैं। इस कारण इनको बुर्का पहनना है, इनको मदरसे चलाने हैं, उसमें वर्जिनिटी की उनको वो मांगनी है। मेरा बस चले तो मैं आज ही बुर्का और मदरसे एक कलम से बंद कर दूं। यूएई के अंदर
इधर देखिए मदरसे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे देश में 250 मदरसे थे, आज 45,000 मदरसे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले 15,000 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें गलत गतिविधियां जिसमें पैदा होती हैं, जो देशद्रोही पैदा होते हैं, वो भाजपा नेता संगीत सोम ने कहा कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान करके उन्हें वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर लोग बुर्का पहनकर अपराध या फिर आतंकवादी गतिविधियां करते हैं या फिर उसकी आड़ में फर्जी वोट डालते हैं तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वहीं संगीत सोम के बयान पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पलटवार किया। बर्क ने कहा कि सोम को जनता नकार चुकी है, शुक्र है कि दाढ़ी और टोपी में दहशतगर्द नहीं नजर आते। वोट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे। चूंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। कि इन लोगों को बुरखे में और टोपी में दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नजर आती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कभी ये लोग इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते कि बुरखे की आड़ में कैसे दहशतगर्दी होती है। बुरखे की में तो शराफत झलकती है और जो हमारे एक मज़हब इस्लाम का पैगाम है, पर्दा करने के लिए सिर्फ उसको किया जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही सेक करके आगे बढ़ना होता है, लेकिन फिलहाल जनता भी इनको लगातार नकार चुकी है। मुरादाबाद में एक मदरसे पर नाबालिग छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में विवाद अब बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से इस मामले की जांच भी तेज कर दी गई है। प्रशासन की टीम ने मदरसे के स्टाफ और बच्चों के बयान दर्ज किए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में मदरसे की शर्मनाक हरकत पर एक्शन। वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के आरोपी मौलाना को जेल। मदरसे के प्रिंसिपल फरार। वर्जिनिटी टेस्ट पर सियासत बरकरार। यूपी के मुरादाबाद में मदरसा जामिया एहसानुल बनात इस समय विवादों में है। आरोपों के मुताबिक यहां एडमिशन इंचार्ज ने 8वीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की डिमांड कर दी, जिसके बाद छात्रा और उसका पूरा परिवार सदमे में आ गया। इन आरोपों पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी एडमिशन इंचार्ज मौलाना शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मदरसे की तरफ से सफाई भी सामने आई, जिसमें बताया गया कि ये आपसी विवाद का नतीजा है। आपसी विवाद में स्कूल को घसीटा जा रहा है। ये हस्बैंड वाइफ का आपसी विवाद है, जिसमें बीवी को आपत्ति है अपने हस्बैंड से, हस्बैंड को आपत्ति उनकी बीवी से, और इस विवाद में हमें हमारे स्कूल को पार्टी बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल मदरसे की प्रधानाचार्य, रहनुमा और एडमिशन इंचार्ज मौलाना शाहजहां कासमी पर 13 साल की छात्रा से वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगने का आरोप है। छात्रा के पिता जब बेटी का दोबारा एडमिशन कराने पहुंचे तो उनसे कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही बच्ची का एडमिशन होगा। आरोप है कि विरोध करने पर 500 रुपए फीस लेकर टीसी जारी कर दी गई, जिसमें लिखा गया था कि मेडिकल टेस्ट न कराने पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। मदरसे पर लगे इन आरोपों की जांच अब तेज हो गई है, तो वर्जिनिटी टेस्ट सर्टिफिकेट मांगने के आरोपों पर सियासत भी चालू है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने मौलाना का बचाव करते हुए इसे पारिवारिक विवाद बताया, जबकि जिले के बीजेपी नेताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हकीकत यह है कि ये मियां बीवी का झगड़ा था। बीवी नहीं चाहती थी कि ये बच्ची अपने बाप के साथ जाए। जुमे की छुट्टी थी और वालिद ने आके इस बच्ची को यहाँ से ले गए। बीवी ने उस पर हंगामा करा और इल्जाम ऐसे ऐसे लगाए जो इंसानियत से बहुत गिरे हुए थे। जहाँ पे इस देश के प्रधानमंत्री
यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, वहां पे इतनी तुच्छ बात, इतनी खराब बात किसी मौलाना को करनी, ये बहुत गलत है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है मौलाना तो केवल एक मात्र एक व्यक्ति है जिसने इस बात को कहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक साजिश भी है, जिसने इस बात को इतना इस तरीके का प्रारूप दिया कि उसने उस बच्ची से कहा कि आप अपना वर्जिनिटी टेस्ट कराइए। तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर, और बहुत अच्छा हुआ कि सुनने में आया है कि उसकी एफआईआर हुई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद इसे पारिवारिक मामला बताते हुए मदरसे को क्लीन चिट देने की कोशिश में हैं, तो उन्हीं की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस घटना की निंदा की है। कोई भी हमारा मदरसा जो भी मजहबी ये दायरा है, कहीं अभी तक हमने ना तो ऐसा होता है ना ही कभी सुना है कि इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट किसी बच्ची से या किसी उससे मांगा जाता हो, जो कि न ही कहीं आवश्यकता होती है, ना कहीं मजहब में ऐसा कहा गया कि तालीम के लिए इस प्रकार के कहीं सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब ऐसा आज तक हमने नहीं सुना है, पहली बार ऐसा मामला प्रकाश में आया है, तो उसकी पहले सही से जानकारी होनी चाहिए क्या उसमें कहाँ तक सच्चाई है। अब पूरा मामला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच कमेटी के पास है। रिपोर्ट आने के बाद मदरसा संचालक के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।